नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपना जो डेवलपमेंट बायोलॉजी जो अपन स्टार्ट कर रखी थी, उसी का आज अपन थर्ड जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट, इससे पहले अपने पार्ट सेकंड और फर्स्ट देख चुके हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो सभी के अंदर oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो होती है। यहाँ पे अपन देखेंगे कि प्रोसेस में मेन जो फैक्ट हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले तो अपन देखें oogenesis होता क्या है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे मादा में अंडे, एग या ओवम के निर्माण की प्रोसेस क्या कहलाती है? oogenesis के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ओवम के निर्माण की जो प्रोसेस है oogenesis के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले कोई भी फीमेल है, फीमेल में oogenesis की प्रोसेस कहाँ होती है? oogenesis की प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है? तो सबसे पहले एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। फीमेल में एक जोड़ी ओवरी या अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, एक ओवरी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें कि अंडाशय कहाँ होता है, तो नॉर्मल फीमेल के अंदर अगर अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार से, जो आपका यूट्रस है फीमेल का, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो है वो ओवरी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये है अपनी ओवरी। तो ओवरी के अंदर कहाँ होती है? संपन्न होती है। तो एक ओवरी इस साइड में होती है, एक ओवरी इस साइड में होता है। बीच के अंदर ये जो है वो क्या है भाई? यूट्रस है। यूट्रस के अंदर वाली जो परत होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये एंडोमेट्रियम है। यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम हो गई। इसका मतलब यहाँ से जो ओव्यूल निकलेगा या जो ओवम निकलेगा, वो ये जो पार्ट है इस प्रकार से, इस ट्यूब को अपन क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं फिम्बरी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिम्बरी होती है। फिम्बरी के द्वारा जो अंडा बनेगा वो यहाँ पे ले लिया जाएगा और ये जो अंडा है यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा। कौन सा पार्ट है? ये एम्पुला पार्ट है। एम्पुला पार्ट में आएगा और इधर से शुक्राणु जो है वो गति करते हुए आएंगे और इसके साथ में बाइंड होंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? निषेचन होगा। वो अपन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं oogenesis की प्रोसेस कहाँ संपन्न होती है। तो एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, इसके अंदर संपन्न होती है। देखो अब अपन देखते हैं, अपना मेन जो पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ पे इसको थोड़ा एक बार साइड में सेट कर देते हैं। अभी अपन ओवरी के ऊपर चलते हैं वापस से। सबसे पहले ये ओवेरी होती है। ओवेरी के अंदर ये जो परत होती है अंदर वाली,
ये वाली, इसे प्राइमोर्डियल सेल्स के नाम से जानते हैं। जर्म सेल, जर्म सेल कह सकते हो, प्राइमोर्डियल सेल कह सकते हो। और ये जो परत है, इस परत को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर जर्म एपिथेलियल सेल्स के नाम से भी आप जान सकते हो। जर्म एपिथेलियल लेयर, ये एपिथेलियल लेयर हो गई। इस लेयर की जो सेल्स होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं या प्राइमोर्डियल सेल्स कहते हैं। प्राइमोर्डियल जो सेल्स होती है वो कैसी होती है भाई, 2n सेल होती है, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इन कोशिकाओं में से ये जो कोशिकाएं हैं इस प्रकार से यहाँ पे आ गई। इन सभी कोशिकाओं में इसे अपन क्या बोलेंगे, जैसे ये मान लो ये स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलेंगे अपन, उगोनिया बोल सकते हो आप। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलोगे, उगोनिया। उगोनिया कैसी है, 2n संरचना होती है। उगोनिया में लगातार कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, इस प्रकार से लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। इनमें से कुछ सेल्स जो है वो क्या बना लेगी, फॉलिकल सेल्स, ठीक है ना। इनमें से ये जो सेल्स है वो क्या बना लेगी, फॉलिकल सेल्स। और फॉलिकल जो सेल है वो इनको क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे तो एक पुटिका का निर्माण होता है, इस प्रकार से एक पुटिका का निर्माण होता है। इस पुटिका के अंदर जो अंदर वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, उगोनिया है। बाहर वाला जो है इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये जो मल्टी लेयर्ड जो स्ट्रक्चर होती है फॉलिकल कोशिकाओं से मिलकर, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा का एक आवरण बनता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल कह सकते हो आप। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो, इसके अंदर जो एग है या उगोनियम है ये क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, डिटरमाइन करेगा कि मुझे आगे जाके अर्धसूत्री विभाजन करना है। तो उगोनिया जो है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी oocyte। सेम उगोनिया जैसी ही संरचना है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है कि ये डिटरमाइन हो चुका है कि इसमें अभी अर्धसूत्री विभाजन या म्यूटिक डिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन देखोगे तो प्राइमरी oocyte भी कैसा होगा, ये भी कैसा है, 2n ही है। जब तक अर्धसूत्री विभाजन ना हो ये कैसी कोशिका रहेगी, 2n रहेगी। अब इस जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट हो, चारों तरफ से मेम्ब्रेन ग्रेनुला से घिरा हुआ हो, उस पुटिका को, उस वेसिकल को अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर यहाँ पे जो है एक स्पेस बनने लगता है, फॉलिक्यूलर केविटी कहते हैं। इसके बीच में क्या बनने लगता है, किसके बीच में, प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा का जो आवरण है उसके बीच में एक केविटी बनने लगती है, एक गुहिका बनने लगती है, जिसे क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर केविटी। फॉलिक्यूलर केविटी। फॉलिक्यूलर केविटी में जो द्रव्य भराव होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर लिक्विड। ये भरा हुआ रहता है जिसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। इसका मतलब अपन देखेंगे, मैंने ये डायग्राम यहीं क्यों बनाया है, इसका मतलब आप देखोगे कि ये जो पूरी ओवेरी है, ओवेरी के अंदर एक पदार्थ भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। पूरी ओवेरी में स्ट्रोमा एक कनेक्टिव टिश्यू, कभी पूछा जाए आपसे, पूरी ओवरी के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को दो भागों में आप बांट सकते हो, जैसे ये ओवरी है
तो यहाँ पे स्ट्रोमा जो है वो दो भागों में बांटा जा सकता है, बाहरी भाग यहाँ से यहाँ तक का, और एक अंदर वाला भाग ये वाला। तो ये वाला जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, बाहरी वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स स्ट्रोमा, और अंदर वाले को बोलोगे आप ये वाले पार्ट को मेडुला, मेडुला स्ट्रोमा। ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए कि यदि एग और ग्राफियन फॉलिकल्स का जो निर्माण होता है, पुटिकाओं का जो निर्माण होता है वो कौन से भाग में होती है स्ट्रोमा के, तो आप कहोगे स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स भाग में होता है। किस में होता है भाई, कॉर्टेक्स भाग में होता है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इनमें धीरे धीरे क्या होगा भाई, धीरे धीरे इनके ऊपर आवरण की जो परतें हैं वो बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, इनके ऊपर आवरण की जो परतें हैं वो बढ़ती जाएगी। अब ये जो स्टेज है जहाँ पर प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte जो है अब किस में एंटर करेगा, मियोसिस फर्स्ट। किस में एंटर करेगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में एंटर करता है। ये किस में करेगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एंटर करता है। प्रोफेज फर्स्ट लिखे तो ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, लेकिन प्रोफेज में एंटर करता है। प्रोफेज की एक स्टेज होती है डिप्लो, डिप्लोटीन। हाँ भाई, ये देखो प्राइमरी oocyte जो होती है अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करा है। प्रवेश करने पर अर्धसूत्री विभाजन में पहली जो स्टेज आती है इंटरफेज की, वो कौन सी आती है, प्रोफेज फर्स्ट आती है। प्रोफेज के फर्स्ट के अंदर आप देखोगे तो 5 स्टेज आती है, जिनमें से एक होती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में जाकर ये क्या हो जाएगी, डिप्लोटीन स्टेज में जाकर इसको रोक दिया जाएगा, इसका विभाजन रुक जाएगा। विभाजन रुकता है और ये सेल यहीं पर रुक जाएगी, इसके आगे इसका विभाजन नहीं होता है। अब अपन देखेंगे कहाँ से ये जो प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक पहुँची है। तो ये कब हुई है, जब ये जो फीमेल है, जिस फीमेल को अपन पढ़ रहे हैं, ये फीमेल किस कंडीशन में है, खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। कहाँ पे है भाई, खुद अभी भ्रूणीय अवस्था में है, तभी उनके अंदर ओवरी विकसित होती है। ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाते हैं। ग्राफिन फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte भी बन जाता है। प्राइमरी oocyte जो है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन के अंदर तक पहुंच जाता है और वहां जाके सेल है उसको रोक दिया जाता है विभाजन होने से। और इसे क्या कहते हैं, अरेस्ट प्रथम। ठीक है ना, oogenesis का प्रथम अरेस्ट, प्रथम सेल विभाजन कौन से स्टेज में रोका जाता है, तो आप कहोगे डिप्लोटीन स्टेज में रोका जाता है। ये नहीं मिले तो प्रोफेज फर्स्ट में रोका जाता है, प्रोफेज फर्स्ट भी ना मिले तो मियोसिस फर्स्ट में रोका जाता है। कितने साल तक रोका जाता है, यहाँ से, तो भ्रूणीय अवस्था से जब ये फीमेल कहाँ तक नहीं हो, प्यूबर्टी स्टेज में ना आए, प्यूबर्टी स्टेज तक ना पहुँचे, तब तक ये स्टेज यहाँ रुकी हुई रहेगी। समझ रहे हो, मतलब लगभग 8 से 9 साल या 10 साल तक इसके बीच में ये जो है वो सेल यहाँ पर रुकी हुई रहती है। आगे समझ में, तो पहली तो ये स्टेप है, यहाँ तक अपन पहुँचे हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये कहाँ पहुँच गई भाई, प्यूबर्टी स्टेज में पहुँच गई है महिला या फीमेल या लड़की, यहाँ तक पहुँची है। धीरे धीरे इनके सहारे सहारे ये ग्राफिन फॉलिकल्स आगे बढ़ती जाती है और इनके ऊपर परतों का निर्माण जो है वो लगातार बढ़ता जाता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, इस प्रकार से इसका बढ़ता गया। इसके अंदर यदि आप देखोगे तो क्या है इसके अंदर, यहाँ पे एग है, ये क्या भाई, एग है। एग में देखोगे तो क्रोमोसोम्स धीरे धीरे कंडेंस होने लगेंगे।
ठीक है ना। साइटोप्लाज्म इकट्ठा करेगा, सब कुछ इकट्ठा करता है, आरएनए इकट्ठा करता है, प्रोटीन्स बनाता है, सब चीज़ें बनाता है, साइटोप्लाज्म बनाता है। इसके ऊपर धीरे धीरे कुछ फॉलिकल्स जो आवरण है वो जुड़ने लगते हैं, कुछ कोशिकाएं जो है वो इनके ऊपर जुड़ने लगती है। ये कौन सी कोशिकाएं होती है? जो oogonia जो है, oogonia से जो प्राइमरी oocyte बने हैं, प्राइमरी oocyte में से कोई एक प्राइमरी oocyte है जो आगे जाएगा। इसके अलावा जितने भी oogonia है वो इसके चारों तरफ जो है वो चिपक कर एक आवरण बना लेते हैं, मोटा फॉलिकल्स आवरण बना लेते हैं, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जो आवरण बनेगा इसे क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। तो अभी एग है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उसके चारों तरफ एक आवरण बना है, उसे अपन क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक पतला सा, ये तो मोटा आवरण होता है, कोरोना रेडिएटा क्या होता है? एक मोटा आवरण होता है। इसके अंदर एक पतला आवरण भी बनता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक पतला आवरण होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का एक आवरण होता है एग के चारों तरफ, जिसे आप क्या कहोगे? जोना पेल्यूसिडा। इस आवरण को क्या कहोगे आप? जोना पेल्यूसिडा कहोगे। तो जोना पेल्यूसिडा एक अंदर का आवरण है, जिसके बाहर की तरफ आवरण होता है मोटा, उसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ऊपर एक कैविटी है, एक गुहिका है, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? फॉलिकुलर लिक्विड कहते हैं। फॉलिकुलर लिक्विड जिसमें भरा होता है उस कैविटी को कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। और इसके ऊपर जो ये जो वेसिकल होती है, इसके ऊपर आवरण जो होता है वो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है। धीरे धीरे अब ये जो है और मोटाई की तरफ बढ़ रही है, तो ये इससे क्या कहेंगे भैया? अब सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। ये क्या बन गई? अब सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। अब जैसे ये स्टेज प्यूबर्टी में जाती है, ये फीमेल या लड़की जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, 8 से 10 साल के बीच में पहुंचती है। पहुंचते ही यहाँ पे जो डिवीज़न रुका हुआ था ये इसका आगे स्टार्ट होता है। कहाँ रुका हुआ था? डिप्लोटीन में रुका हुआ था। और इसमें अनइक्वली डिवीज़न होता है, एक कोशिका बड़ी बनती है और एक कोशिका छोटी बनती है, ठीक है ना, इस प्रकार से, क्योंकि पूरा जो न्यूट्रिशन है वो इसको दे दिया गया है। ये बन गई यहाँ पे। तो बड़ी जो सेल बनी है, बड़ी जो सेल जो है, इसे क्या कहेंगे अपन? सेकेंडरी oocyte कहेंगे। सेकेंडरी oocyte कैसी है भाई? हैप्लॉइड होती है। अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया है, तो सीधी सी बात है हैप्लॉइड सेल बन चुकी है। और यहाँ पे ये जो बनेगा इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये बनेगा इसे क्या कहेंगे अपन? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और कैसी होती है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। इसके साथ में एक छोटी सी कोशिका बनती है, ये वाली, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी पोलार सेल। इसे क्या कहते हैं? पोलार सेल के नाम से जानते हैं। छोटी सी होती है, जो इसी को अपना पूरा न्यूट्रिशन देख के खुद समाप्त हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे कहाँ तक पहुँच गई है? सेकेंडरी फॉलिकल तक यहाँ पे बनती है। इसके अंदर धीरे धीरे और अधिक विकास होता है, यहाँ पे और अधिक विकास होगा। तो जो एग है, ये एग है इसका, और एग के चारों तरफ एक आवरण होता है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ऊपर जो आवरण होता है वो कौन सा होता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का ये आवरण होता है, जिसके ऊपर और अधिक आवरण बनता जाता है यहाँ पे। अब ये जो मेच्योर स्ट्रक्चर है, ग्राफियन फॉलिकल जो सेकेंडरी थी, ये क्या हो गई? अब मेच्योर में कन्वर्ट हो गई है। इसे अपन कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, एक बड़ी ग्राफियन फॉलिकल बनती है। बड़ी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो एग होता है वो किस स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है। तो यहाँ पे जो एग है ये वाला, ये किस स्टेज में है? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte स्टेज में है।
अब यहाँ पे इसको वापस से रोका जाता है, ये जो स्टेज है ना यहाँ पे, इसको वापस से रोका जाता है। कौन सी फेज में? सेकेंडरी oocyte जो स्ट्रक्चर होती है इसको वापस से रोका जाता है तब तक कि स्पर्म इसके साथ में बाइंड ना हो, मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन का वेट करेगी। तो सेकेंड जो स्टेज है, पहला अरेस्ट तो ये हो गया और ये आ जाएगा सेकेंड अरेस्ट। सेकेंड अरेस्ट जो होता है वो मेटाफेज, मेटाफेज सेकेंड अरेस्ट होता है मेटाफेज। मेटाफेज कौन सा? मेटाफेज सेकेंड, ठीक है ना। मियोसिस का सेकेंड मियोसिस और सेकेंड मियोसिस का अपन देखेंगे तो मेटाफेज सेकेंड में। क्यों? इसके अंदर कौन सा होने वाला है आगे? मियोटिक सेकेंड बाकी है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड बाकी है। अगर सेकेंड हुआ तो यहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी और ग्राफिन फॉलिकल बनेगी, समझ रहे हो? एक एग बनेगा और एक क्या बनेगा? ग्राफिन फॉलिकल बनेगा। लेकिन कंडीशन वही है, ये जो विभाजन है जो रोका गया है, सेकेंड अरेस्ट जो रोका गया है मेटाफेज सेकेंड के अंदर, ये तभी संपन्न होता है जब ये सेकेंडरी oocyte जो है किसी स्पर्म के साथ में अटैच हो, फर्टिलाइजेशन हो। इसका मतलब अपन देखेंगे कि यहाँ ये जो पुटिका है वो किसके पास में आ गई? इसके भित्ति के पास में आ गई, ओवरी के। लगभग टाइम पीरियड के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज, 14वें दिन के ऊपर बॉडी के अंदर LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है। कौन सा? LH हार्मोन का। LH हार्मोन का जैसे ही बढ़ता है तो ये ग्राफिन फॉलिकल जो होती है वो क्या करती है? यहाँ पर आकर फट जाती है, समझ गए? ग्राफिन फॉलिकल जो है यहाँ पे आके क्या होगी? फट जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल जो है यहाँ पे आके फटेगा। ग्राफिन फॉलिकल यदि फटेगा तो क्या निकलेगा भाई इससे? इससे ये जो एग है ये क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये जो एग है ये एग बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से। तो एग है वो 14 डेज के ऊपर बाहर निकलता है, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में होता है भाई? LH हार्मोन की। LH हार्मोन अब क्या चाहता है कि जो ग्राफिन फॉलिकल यहाँ टूटी है, ये ग्राफिन फॉलिकल अंदर रह गई इस प्रकार से, ये ग्राफिन फॉलिकल रह गई। LH हार्मोन इनको इंड्यूस करता है। एग बाहर आ गया है, ठीक है ना, एग का निर्माण हो गया है, एग बाहर आता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, RPSC फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया है कि जब एग जो है ह्यूमन के अंदर एग डिस्चार्ज होता है, ओव्यूलेशन होता है, वो किस स्टेज में होता है? तो आप कहोगे सेकेंडरी oocyte की स्टेज में बाहर निकाला जाता है। सेकेंडरी oocyte से जो एग बनता है वो तभी बनता है जब निषेचन होता है। निषेचन के स्पर्म के टच होते ही उसमें इंडक्शन होता है। इंडक्शन होते ही जो रुका हुआ था यहाँ पर मेटाफेज सेकेंड, ये कंप्लीट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अब अपन बात कर रहे हैं कि एग बाहर आ गया है, एग ग्राफिन फॉलिकल में चला गया है। अब जो ये जो बची है, कौन सी है? ये ग्राफिन फॉलिकल जो बची है, इसको कौन इंड्यूस करेगा? LH। LH हार्मोन जो है वो इसको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, क्योंकि LH हार्मोन के कारण से ये टूटी है, एग बाहर निकला है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हुई है। और इसके बाद में ग्राफिन फॉलिकल जो बची है इसको क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा, इसको इंड्यूस करेगा। लगातार इसमें कोशिकाएं विभाजन करती रहेगी। कोशिकाएं विभाजन करने के कारण से ये एक ग्लैंड के रूप में, एक ग्रंथि के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इस ग्रंथि को क्या कहेंगे अपन? कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। किसमें बन जाएगी? एक ये ग्रंथि बन जाएगी। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा अपन अब एक बोर्ड जो है वो चेंज करके अपन एक नया पोर्शन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो जो ग्राफिन फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल में क्या होगा? LH हार्मोन के प्रेजेंस में, LH हार्मोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से रिलीज किया जाने वाला हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन। ग्राफिन फॉलिकल से क्या होगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से एग बाहर निकलेगा, ये एग निकल गया बाहर, ये तो चला गया फैलोपियन
ट्यूब के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि जो टूटी हुई ब्रेस्ट, या फिर आप कह सकते हो ब्रेक फैलोपियन, यहाँ पर अपन देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल की कोशिकाएं लगातार विभाजन करेगी और विभाजन करके एक ग्लैंड का निर्माण करेगी। ग्लैंड, इस ग्लैंड को अपन क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम किसके द्वारा बनाई जाती है? कौन से हार्मोन के इंडक्शन से द्वारा बनाई जाती है? तो LH हार्मोन की। LH हार्मोन का लेवल अभी ज़्यादा रहेगा और इसको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। अब ग्रंथि अगर बन चुकी है, अगर ये ग्रंथि बन गई है तो सीधी सी बात है, ग्रंथि होगी तो कोई हार्मोन स्रावित करेगी। तो ये क्या करेगी? एक हार्मोन स्रावित करेंगे जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी। आ गया समझ में? ग्राफिन फॉलिकल टूटते ही LH हार्मोन इसको इंडक्शन दिया, इंडक्शन देते ही एक ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट होगी जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो है येलो कलर की ग्रंथि होती है, उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो जाके काम करता है यूट्रस पे। यूट्रस पे किस पे? गर्भाशय पर। गर्भाशय पे जाएगा और गर्भाशय के अंदर जो एंडोमेट्रियम परत है उन परत को क्या करेगा? तैयार करेगा। किस लिए? कि हमने अंडे को रिलीज कर दिया है। हो सकता है अंडे में फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन होते ही अंडा जो है वो यहाँ पे आएगा। इससे पहले जो एंडोमेट्रियम परत है उसकी पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। प्रोजेस्टेरोन यदि सही रहेगा उसका लेवल, उसकी मात्रा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? एग जैसे ही आएगा और ये एग आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। और पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। पूरी प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है। क्योंकि जब तक एग इसके साथ ना जुड़े तब तक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। अगर यहाँ पे अंडे का जुड़ गया, यहाँ पे जो जाइगोट है अगर वो उसका निषेचन जुड़ गया है, मतलब वॉल के साथ जुड़ गया है, इम्प्लांट हो चुका है, तो इम्प्लांट होने से जाइगोट और जो भित्ति एंडोमेट्रियम इसके बीच में एक प्लेसेंटा बनेगा। क्या बनेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपरा। अपरा। इसके द्वारा इसका जो काम है कॉर्पस ल्यूटियम का, कॉर्पस ल्यूटियम काम क्या है? हार्मोन का स्रावित करना। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। जैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है तो ये क्या करेगा? अपना काम जो है कॉर्पस ल्यूटियम इसको दे देगा, प्लेसेंटा को। इसका मतलब अब धीरे धीरे ये तो नष्ट हो जाएगी कॉर्पस ल्यूटियम तो, और इसका पूरा जो काम है वो कौन ले लेगा? प्लेसेंटा ले लेगा। प्लेसेंटा अब हार्मोन बनाने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है और क्या कर रहा है? ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये प्रेगनेंसी हार्मोन हो गया। ग्राफिन फॉलिकल्स का जब निर्माण होता है, ठीक है ना, यहाँ पे अपन देखेंगे ग्राफिन फॉलिकल्स का जब निर्माण होता है तो ग्राफिन फॉलिकल की जो सेल्स है इनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन को भी क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। ग्राफिन फॉलिकल को बनाए रखने के लिए, इनके निर्माण के लिए FSH हार्मोन जो है वो जरूरी है। ठीक है ना? सबसे पहले इसका मतलब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? FSH हार्मोन रिलीज करती है और LH हार्मोन रिलीज करती है। FSH हार्मोन जो है ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण करवाती है धीरे धीरे, और ग्राफिन फॉलिकल्स का निर्माण होता रहेगा और उसके बाद में 14वें दिन के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? LH हार्मोन का रिलीज होगा। आगे समझ में? LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, अंडा बाहर निकलेगा और LH के प्रभाव से ही कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा। कॉर्पस ल्यूटियम के रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को इनको तैयार करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद में प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा से क्या बनेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा। आगे की जो प्रेगनेंसी है उसको कौन मेंटेन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा, तो ये मेंटेन करेगा। अब इसमें अगर अपन देखेंगे
कि भाई प्रेगनेंसी हो चुकी है, सपोज प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है तो अपन क्या चाहते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण बंद हो जाए, नहीं हो निर्माण। इसको बंद करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण कौन करवा रहा है, एफएसएच। अगर अपन एफएसएच को रोक दे तो एफएसएच और एलएच दोनों के निर्माण को कौन रोकेगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो जाके रोकेगा। किसको, ये फीडबैक इनहिबिट देगा, मतलब इनहिबिशन करेगा किसको, एक तो हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर क्या करेगा, रोकेगा, रोकता है किसको, एफएसएच और एलएच के निर्माण को। यदि इनका निर्माण होगा ही नहीं तो फॉलिकल्स का निर्माण नहीं होगा। जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 9 महीने रहेगा, 9 महीने ये रहेगा तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन है वो एफएसएच और एलएच का निर्माण नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी के दौरान टाइम पीरियड्स नहीं आता है। उसका कारण यही है। जैसे ही बॉडी के अंदर लास्ट में डिलीवरी होती है, डिलीवरी होते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पूरा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बाहर निकलेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर एकदम कम पड़ जाएगा। लेकिन उस टाइम में लैक्टोज हार्मोन के प्रेजेंस के अंदर लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, दूध का स्रावन स्टार्ट हो जाएगा। तो लैक्टेशन जो हार्मोन है वो भी क्या करेगा, वो क्या करता है, एफएसएच और एलएच को भी दबा के रखता है। तो जब डिलीवरी होती है उसके बाद में 6 महीने तक जो टाइम पीरियड्स नहीं आते हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, लैक्टेशन होता है। लैक्टेशन के कारण से वो इसको दबा के रखता है एफएसएच और एलएच को। तो 6 महीने बाद में भी टाइम पीरियड्स नहीं आते हैं। इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल्स का निर्माण होता है और ये हार्मोन्स होते हैं, एलएच हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल्स, एलएच, ये सब इनका विशेष रोल होता है। तो ये अपना था oogenesis की प्रोसेस। oogenesis की प्रोसेस मैंने बताई आपको शुरू के अंदर 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहली तो होती है एक, थोड़ा सा अगर आप देखो तो उस चक्कर में भी अपन बता सकते हैं कि कौन से स्टेज में होती है। वैसे तो आप समझ गए होंगे क्योंकि पढ़ा हुआ अभी ये सबका। पहली स्टेज होती है 3, मतलब आप ये कह सकते हो oogenesis को 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। पहली आती है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी आती है ग्रोथ फेज, तीसरी आती है मैच्योरेशन फेज। तो पहली जो होती है मल्टीप्लिकेशन फेज, उनमें समसूत्री विभाजन होता है जर्म सेल के अंदर। oogonia जो होता है उनमें लगातार समसूत्री विभाजन होना स्टार्ट होता है। समसूत्री विभाजन होने से आपका प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte अपनी साइज में वृद्धि करता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं। प्रथम विभाजन में इसमें 2 अरेस्ट होते हैं। 2 अरेस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, 2 अरेस्ट होते हैं। 2 अरेस्ट में पहला जो अरेस्ट होता है वो कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज फर्स्ट का डिप्लोटीन स्टेज के अंदर प्रथम अरेस्ट होता है। सेकंड अरेस्ट होता है मियोटिक सेकंड डिवीजन, और सेकंड डिवीजन के अंदर होता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। इस प्रकार से आज का अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चौथी क्लास के अंदर अपने अगला जो टॉपिक है आपका उसके साथ में मिलते हैं। कैसे लगी आपको क्लास, जरूर रिप्लाई करके जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज।